हमने स्टार्ट कर दी थी बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हमने पिछले लेक्चर में देखा था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और जो थोड़ा बहुत चीजें थी वो चीजें हमने देखी थी। आज हमें देखना है 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया था। और जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपको याद हो कि संसार में असंख्य प्राणी रहते हैं, असंख्य जीव रहते हैं, और सभी जीवों का नाम याद रखना या सभी जीवों के बारे में पता होना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर निवास करते हैं, चाहे वो पादप हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे हम स्तनधारियों की बात करें, चाहे पक्षियों की बात करें। तो इस कारण से सबसे पहले कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने, आपको अगर याद हो तो ये कहाँ के थे, ये स्वीडन के थे। तो उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण की शुरुआत कर दी थी। इसी कारण से इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जा रहा था। और उसके बाद उन्होंने जो वर्गीकरण किया था वो किया था 2 आधार पर। उन्होंने पहला जो बांटा था, पहला जो भाग किया था वो था जंतु, और दूसरा जो भाग किया था वो किया था पादप जगत का। ठीक है, पहला एनिमल किंगडम एंड सेकेंड प्लांट्स किंगडम। उसके बाद कई दिनों तक उनकी इस विचारधारा को फॉलो किया गया, और लगभग 20वीं शताब्दी आते आते 1969 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था R.H. विट्टेकर। इनका क्या नाम था, याद रखिएगा, R.H. विट्टेकर। इन्होंने 1969 में आकर के जो कैरोलस लिनियस ने जगत को, या कह सकते हैं किंगडम को 2 भागों में विभाजित किया था, उसी को 1969 में आकर के R.H. विट्टेकर ने उसी जगत को 5 भागों में विभाजित कर दिया। ये आधुनिक है, ये वर्तमान समय पर इसी यही चीजें चली आ रही, इस कारण से इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो 5 जगत जो वर्गीकरण किया था, ये किया था 1969 में R.H. विट्टेकर ने। अब ये जो 5 जगत थे किन किन भागों में बांटा है ना, सभी प्राणियों को, सभी सजीवों को किन किन 5 भागों में बांटा, वो चीजें हमें आज देखनी है। यहाँ पर 2 शब्द आएंगे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यहाँ पर मैं उनका अर्थ नहीं बताऊंगी क्योंकि आप कोशिका में पढ़ोगे, जब हम कोशिका में पढ़ेंगे तो वहां पर हम अच्छे से समझ लेंगे। चलिए, तो जो ये 5 जगत है R.H. विट्टेकर के द्वारा जो 5 जगत में विभाजित किया गया है, उनमें से जो पहला है वो है मोनेरा। पहला है मोनेरा जगत, दूसरा है प्रोटिस्टा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, और चौथा है पादप या प्लांट्स, 5वां है जंतु जगत, जंतु किंगडम या एनिमेलिया। अब हम एक एक करके सभी के बारे में देख लेंगे, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। मोनेरा प्रोटिस्टा एक साथ याद कर लीजिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको याद हो जाएंगे, और एक बचता है क्या, कवक, ये भी आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनेरा की। जो मोनेरा है, मोनेरा जो जगत है, इसके अंतर्गत जो जीवधारी है, इन जीवधारियों में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय तो आपको समझाने के लिए कुछ इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, पता होगा। एक कोशिका मतलब एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिकाएं। तो जो मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीवधारी पाए जाते हैं या जीवधारियों को रखा गया है, उनमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ये कोशिका का एक प्रकार है। कोशिकाओं के 2 प्रकार पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। भाई मैंने कहा कि आप जब कोशिका पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगी। तो मोनेरा जगत के जीवधारियों में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। मोनेरा के अंतर्गत जो जीवधारी आते हैं उनमें आरंभिक केंद्रक होता है, मतलब जब उनका जन्म होता है या जब उनकी उत्पत्ति होती है तब उनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे समय के बढ़ने के साथ उनका जो केंद्रक है वो विलुप्त होता चला जाता है। तो पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से जगत के जीवधारी जिनमें आरंभिक केंद्रक पाया जाता है या फिर आगे चलने के बाद उनका केंद्रक जो है वो विलुप्त हो जाता है, तो वो मोनेरा किंगडम के जीवधारी है ना। पहला तो क्या देखा आपने, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, इनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है। दूसरा, इनमें आरंभिक केंद्रक होता है, मतलब इनमें शुरुआत में केंद्रक विकसित होता है, धीरे धीरे वो जो केंद्रक है वह विलुप्त हो जाता है। अब मोनेरा किंगडम के अंतर्गत कौन कौन से जीवाणु या कौन कौन से प्राणी रखे गए हैं, कौन कौन से जीव रखे गए हैं, तो उसके अंतर्गत रखे गए हैं जीवाणु, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और जितने तंतुमय जीवाणु है, या फिर ये कह सकते हैं कि स्पेशली जो जीवाणु वर्ग है वो मोनेरा के अंतर्गत आता है। मतलब जो जीवाणु है उनमें ये एक कोशिकीय, जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले होते हैं, और जीवाणु या बैक्टीरिया में आरंभिक केंद्रक पाया जाता है, धीरे धीरे करके ये केंद्रक समाप्त हो जाता है। याद हो गया, आपने पहला देख लिया, 5 जगत में से पहला देख लिया, 5 किंगडम में से पहला हमने देख लिया मोनेरा। जो दूसरा है वो है प्रोटिस्टा।
जो दूसरा है वो है सेकेंड इज प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जीव होते हैं ये भी एक कोशिकीय जीव ही होते हैं। यहाँ पर भी एक कोशिकीय है, यहाँ पर भी एक कोशिकीय। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में ही एक कोशिकीय जीव होते हैं। बस अंतर इतना होता है कि मोनेरा के जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, जबकि प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। जो लोग बायोस्ट्रीम से होंगे उनको अच्छे से पता होगा। आगे समझ में, तो मोनेरा के जो जीव है वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा वाले जो जगत है उसके जीव एक कोशिकीय बल्कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले होते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको और इसमें और भी कुछ चाहिए बायोलॉजी में जो भी टॉपिक चलते हैं, अगर उसमें आपको ऐसा लगता है कि और भी कुछ हमें इसमें इंक्लूड करवाना चाहिए तो ये भी आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाके। और सब अगर पहली बार आप बायो का ये लेक्चर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो प्रोटिस्टा में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं, जीवाणु मुंह से निकल रहा है, जीव समझिएगा ये है ना प्राणी, तो इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। जिस प्रकार से मोनेरा में केवल विकसित केंद्रक आरंभ के समय पर होता है, उसी तरह से प्रोटिस्टा जगत में जो भी जीव है उनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है आरंभिक से लेकर के अंतिम समय तक। तो ये हो गया इन दोनों में अंतर। अब जिस प्रकार से आपने मोनेरा में देखा था कि स्पेशली जो बैक्टीरिया वर्ग है, बैक्टीरिया समूह है, वो मोनेरा के अंतर्गत आता है, उसी तरह से प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपने अमीबा का नाम सुना होगा, खूब बचपन में पढ़ा होगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो ये देखा आपने, एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद यूग्लिना के संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो यूग्लिना है ये पौधों एवं जंतु के बीच की कड़ी है। मतलब इसको ना तो पौधों की संज्ञा दी जा सकती है और ना ही जंतुओं की संज्ञा दी जा सकती है। आगे समय मिलने पर यूग्लिना के बारे में बताएंगे अच्छे से कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये पौधों और जंतु के बीच की कड़ी मानी जाती है। उसके बाद है पैरामीशियम। तो अमीबा पैरामीशियम याद रहेगा, साथ ही साथ यूग्लिना याद कर लेंगे, एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। तो ये हो गया प्रोटिस्टा जगत। 5 जगतों में से 2 हमने पढ़ लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा। जो थर्ड है, तीसरा है, वो है कवक, जिसको फंगस भी कहते हैं। तो जो कवक है, कवक के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिनमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यूकैरियोटिक देखिए, केवल मोनेरा में आपने देखा प्रोकैरियोटिक, उसके बाद प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक प्रकार था कोशिकाओं का, और फंगस या कवक में भी यूकैरियोटिक प्रकार था किसका, कोशिका का। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय केवल मोनेरा और प्रोटिस्टा ही होंगे। बैक्टीरिया एक कोशिकीय याद हो जाएगा, और अमीबा पैरामीशियम ये भी एक कोशिकीय है। लेकिन जब आप फंगस या कवक में आएंगे तो इनके अंतर्गत जो जीव रखे गए हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं और ये परपोषी होते हैं। स्वपोषी नहीं, परपोषी, मतलब दूसरों के बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हैं, है ना। तो ये यूकैरियोटिक प्रकार के हैं कौन, कवक। ये बहुकोशिकीय होते हैं, है ना, सेमी सेलुलर होते हैं, और ये परपोषी होते हैं, मतलब ये दूसरों पर आश्रित होते हैं। जो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कवक के अंतर्गत वो ये है कि मृत शरीरों का विघटन करते हैं। कवक या फंगस मृत शरीरों का विघटन करते हैं तथा अवशोषण के द्वारा इनमें पोषण होता है। पूछा जा सकता है कि फंगस या कवक में किस प्रकार से पोषण होता है ना, अंतर्ग्रहण के द्वारा या अवशोषण के द्वारा। तो कई सारे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा, फंगस या कवक के अंतर्गत अवशोषण के द्वारा पोषण होता है और ये परपोषी होते हैं। जो फंगस है इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, याद रखिएगा। कवकों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तथा इनमें सेल वॉल पाई जाती है, जिसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। तो कवकों के अंतर्गत जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। फंगस से तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे। तो जो सेल वॉल पाई जाती है ये काइटिन की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा कि क्या इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो जी नहीं, कवक या फंगस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद हम इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो जो ये कवक किंगडम है, ये फंगस किंगडम है, उसके अंतर्गत राइजोपस, ये राइजोपस लिखा हुआ है, उदाहरण है कुछ, राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, है ना, और इसी तरह से और भी बहुत सारे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम अगला बात करेंगे प्लांट्स की, है ना। अगला हम बात करेंगे जो किंगडम है हमारा वो है प्लांट्स का, पादप का। तो हमने क्या क्या देखा, मोनेरा देखा हमने, प्रोटिस्टा देखा हमने, और जो थर्ड था कवक या फंगस ये देखा हमने। जो चौथा है वो है प्लांट्स या पादप किंगडम, प्लांट्स किंगडम या पादप जगत।
और इसके अंतर्गत देखिए केवल मोनेरा और प्रोटिस्टा एक कोशिकीय थे, बाकी अब सारे बहुकोशिकीय होंगे। तो पादप ये बहुकोशिकीय होते हैं और ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो आपने क्या देखा, बस आपको ये याद रखना है कि केवल मोनेरा प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। मोनेरा जगत के जो भी जीव हैं उनमें केवल प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, बाकी जो सभी किंगडम है सभी में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। राइट, बस फर्स्ट में आपको याद रखना है, याद हो जाएगा। सॉरी, उसके बाद जो प्लांट किंगडम है हमारा, उसके अंतर्गत ये बहुकोशिकीय होते हैं। कौन? पौधे, पौधों की बात की जा रही है स्पेशली, ये बहुकोशिकीय होते हैं और इनमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला जो है पॉइंट वो है कि ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या होता है कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वही बार आपने देखा था फंगस या कवक में कि ये परपोषी होते हैं, ये दूसरों के बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं। लेकिन जो प्लांट किंगडम में जो जीव या पौधे आते हैं वो स्वपोषी होते हैं और स्वपोषी होने के साथ साथ ही अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती है वो हम आगे देखेंगे, है ना। H2O जल और CO2 को मिला करके ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के प्रकाश की स्थिति में ये अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये तो आपको पादप है, तो पौधों के बारे में तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कुछ उदाहरण दे दिए हैं, जैसे शैवाल, मॉस, बीज वाले पौधे, है ना। स्पेशली जो पौधे हैं, शैवाल है, मॉस है, एक पौधा होता है, ये सब आते हैं प्लांट किंगडम या पादप जगत में। जो अगला हमारा जगत है हमारा क्या, R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया जो अंतिम और लास्ट है, जिसमें हम सब आते हैं। हम सब किस में आते हैं? जंतु जगत या एनिमिलिया में आते हैं। तो इस जगत को जो इस जगत के जो जीव है ना, इस जगत में जितने भी जीवों को रखा गया है उन्हें मेटाजोआ भी कहा जाता है ना। एनिमिलिया में जितने जीवों को रखा गया है उन्हें मेटाजोआ भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? ये जीव करते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। आप क्या करते हो? भोजन का अंतर्ग्रहण करते हो। तो ये भी भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और इसीलिए इन्हें बहुकोशिकीय उपभोक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, बहुकोशिकीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? जंतु जगत या एनिमिलिया को कहते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप प्रकाश संश्लेषण करते हैं? नहीं करते, पौधे करते हैं। तो इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। इनमें चलने के लिए एक निश्चित अंग पाए जाते हैं, चाहे हम स्तनधारियों की बात करें जिनमें हम सभी आते हैं, चाहे हम मेढक की बात करें, चाहे हम मछली की बात करें। तो हमें चलने के लिए हमें अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग हमें अंग प्रदान होते हैं। उसके बाद ये भी यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, इनके अंदर भी जो कोशिकाएं पाई जाती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है और ये भी परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब आप कैसे समझेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि अपना खाना तो हम किचन में खुद ही बनाते हैं, तो जी नहीं। जब हम खाना किससे बनाते हैं, आपको अनाज चाहिए होता है, तो अनाज कैसे बनता है? ये अनाज पौधों के द्वारा ही बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम भी परपोषी होते हैं। इसके अंतर्गत जो उदाहरण आते हैं वो है जैसे मछली, इसका उदाहरण तो आप ढेर सारे लिख लोगे। गोल एवं चपटे कृमि, मेढक, पक्षी और सारे स्तनधारी किसमें आते हैं? जंतु जगत या एनिमिलिया में। तो R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया जो 5 जगत वर्गीकरण था, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था, वो हो जाता है कंप्लीट। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से रीजन है, आखिर सजीव सजीव ही क्यों होते हैं, निर्जीव निर्जीव ही क्यों होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जंतु एवं पौधों दोनों को ही सजीव माना जाता है। तो आखिर क्या कारण है कि सजीवों को सजीव ही माना जाता है, निर्जीवों को निर्जीव ही माना जाता है, तो वो चीजें हम देखेंगे बाद में। और अगर मैं बायोलॉजी स्टार्ट करती तो हो सकता है कि मैं कोशिका से ही डायरेक्ट स्टार्ट कर देती, बट अगर हम लेके चल रहे हैं तो हम सारी चीजों को बेसिक से ही पढ़ाएंगे ताकि कहीं से भी प्रश्न उठे तो इसमें आपको ये सोचने का न रह जाए कि हमने बहुत सारी चीजें छोड़ दी या फिर ये सिद्धांत किसने दिया था, है ना, जो हमने कल पढ़ा कि द फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, द फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। तो ये सारी चीजें सोचने के लिए ना रह जाए, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। तो कल हम देखेंगे भाई कि आखिर सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जो जिन्हें इस चीज की जरूरत है उन्हें जरूर शेयर कर दिया करिए। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक।